सारा बखेड़ा खड़ा हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का कमान अभिषेक बनर्जी जी के हाथ में चला गया। गाय तस्करी का मामला सामने आया, किसका नाम आया उसमें? कोयला तस्करी, किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। अपने विधायकों का साइन फर्जी साइन करने में किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी जी का ये जो धृतराष्ट्र होके बैठे रहना, आंख मूंद लेना कि अभिषेक ही मेरा पार्टी को आगे लेके जाएगा, आज उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दीदी को। वो अभिषेक क्या उनको ब्लैकमेल करते हैं? क्या अभिषेक जानबूझ के अपनी अथॉरिटी मनवाते हैं उनसे? ये पार्टी आज जिस हालत पे, इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो अभिषेक बनर्जी। क्या ममता बनर्जी अब उनकी आंखें खुलेंगी? क्या अब वो अभिषेक को दूर करेंगी अपने आप से? ममता दीदी की आंखें तो 4 मई को खुल जानी चाहिए थी। आज भी जब तक दीदी खड़ी है तब तक तृणमूल है, बट दीदी को सिद्धांत लेना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस के कैंसर बन चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। टीएमसी के अंदर जो बवाल मचा हुआ है उस पर बात करने के लिए टीएमसी में रहे और फिलहाल सस्पेंडेड रिजू दत्ता जी आपको दिखाई दे रहे हैं। रिजू, एक बार फिर स्वागत है। आप अपने प्रॉमिस के मुताबिक इस हफ्ते फिर मेरे साथ हैं। लास्ट थर्सडे को हम बात कर रहे थे, आज फिर थर्सडे है। बहुत सी नदी बह गई, बहुत सा पानी बह गया। आपने कहा था देखिएगा सांसद टूट जाएंगे, और आज वही स्थिति है। 3 राज्यसभा के एमपी इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या लग रहा है कितनी दिनों में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये टूट कर ऑफिशियली अलग ग्रुप बन जाएगा? देखिए, अभी अलग ग्रुप तो बन ही गया है। लोकसभा में 20 सांसदों ने साइन कर दिया है और भी कुछ लोग करेंगे। राज्यसभा में 3 लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। नाम मत पूछिएगा क्योंकि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, पर और करीब 4 सांसद और इस्तीफा देने वाले हैं राज्यसभा से। अच्छा, तो अब इन लोगों को बीजेपी लेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट शायद ये एनडीए को समर्थन करेगी। अभी देखिए, जो सत्ता पक्ष है जब वो बिल लाते हैं संसद में, अगर वहां पर विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो अगर वोट नहीं देती है या वॉकआउट कर जाती है या एब्सटेन करती है, तो सत्ता पक्ष का ही उसी में फायदा होता है। तो ये बीजेपी में जाएंगे कि वोटिंग में मदद करेंगे सत्ता पक्ष की, ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, जो आज 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए स्पेसिफिकली। क्या कल्याण बनर्जी, जिनको अभी चीफ विप बनाया गया, उन्होंने अभिषेक जी के खिलाफ जो स्टेटमेंट आज दिया आपने देखा होगा, क्या वो भी बागी होने वाले हैं? देखिए, वो बागी होंगे कि नहीं होंगे ये बात की बात है, क्योंकि देखिए कल्याण बनर्जी हो गया, मदन मित्रा हो गए, ये दीदी के पुराने लॉयलिस्ट हैं, जो लेफ्ट फ्रंट में जब दीदी क्षमता में नहीं भी थी तब भी उनके साथ थे। तो ये लोग ममता बनर्जी को मानते हैं, और मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं भी ममता बनर्जी का दिल से बहुत सम्मान करता हूं। ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का कमान अभिषेक बनर्जी जी के हाथ में चला गया, और उन्होंने ये हिटलरी तरीके से पार्टी चलाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर सांसद हो, विधायक हो, मेरे जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, हम सब उनके गुलाम बन गए। उनके हिसाब से चलना है, वो जो बोलेंगे वही करना है। बदतमीजी करो, बेइज्जती करो लोगों की, पार्टी के अंदर बोलना चाहोगे कुछ, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो पार्टी से साइड कर दिए जाओगे, और पार्टी से निकल के अगर अपनी जहन की बात सुन के आप मीडिया को कुछ कमेंट करोगे तो आप और आपके परिवार के ऊपर पुलिस केसेस लगवाए जाएंगे, आर्म्स केस, नारकोटिक्स केस वगैरह वगैरह। अब जैसे सत्ता परिवर्तन हो गया, लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया, अब सब खुल के बाहर आ रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी, अब सारे विधायक, सारे सांसद वही बात कर रहे हैं जो सच्चाई है। और यहां पर जिम्मेदारी दीदी को लेनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति जिसका उनके नाम के बगैर इतनी योग्यता नहीं है कि वो काउंसिलर का इलेक्शन तक जीत जाए, उनको प्रतिष्ठित करने के चक्कर में दीदी ने बाकी पूरे पार्टी के जितने नेता हैं, बड़े से छोटे नेता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ममता बनर्जी जी के लिए दे दिया, उनको उन्होंने दरकिनारे कर दिए। आज उसी को वही हालत हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि अभिषेक ने पूरी टीएमसी को शेक कर दिया, उनकी वजह से टीएमसी छिन्न भिन्न हो गई। आप एक चीज देखिए सुमित जी, 2011 से 2019 तक पार्टी के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने कोई भी बात की? कभी नहीं। 2019 के बाद क्या हुआ?
गाय तस्करी का मामला सामने आया, किसका नाम आया उसमें ईडी के इन्वेस्टिगेशन में? अभिषेक बैनर्जी। कोयला तस्करी, किसका नाम? अभिषेक बैनर्जी। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, किसका नाम? अभिषेक बैनर्जी। अपने विधायकों का साइन फर्जी साइन करने में किसका नाम? अभिषेक बैनर्जी। अवैध निर्माण में कॉरपोरेशन नोटिस जारी कर रहा है, किसका नाम? अभिषेक बैनर्जी। आज कल्याण बनर्जी के ऊपर तो ईडी सीबीआई नहीं हो रहा, रिजू दत्ता के ऊपर तो ईडी सीबीआई नहीं हो रही है। क्यों उनका नाम बार बार आ रहा है? क्यों हर सिंडिकेट, हर तोलाबाजी, हर गलत काम में उनका नाम आ रहा है, जबकि वो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं? आज ममता बनर्जी जी का ये जो धृतराष्ट्र होके बैठे रहना, आंख मूंद लेना कि अभिषेक ही मेरा पार्टी को आगे लेके जाएगा, आज उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दीदी को और टीएमसी पार्टी के हर कार्यकर्ता को। रिजू, भाई ममता बनर्जी तो अविवाहित है, उनका अपना कोई परिवार है नहीं, उनके उनके भतीजे हैं अभिषेक। वो चाहती तो काकोली जी को, सौगत रॉय को, कल्याण बनर्जी को, सुदीप बंदोपाध्याय को, तमाम आपके पास बैटरी ऑफ लीडर्स है, किसी को आगे बढ़ा सकती थी। वो अभिषेक क्या उनको ब्लैकमेल करते हैं? क्या अभिषेक जानबूझ के अपने अपनी अथॉरिटी मनवाते हैं उनसे? देखिए, आपने जिन नेताओं का नाम लिया वो नेताओं का नाम मैं साइड रखता हूं। आज जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु हाँ। अधिकारी, उन्होंने तो मेरे से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस किया है। और मुझे ये बोलने में कोई ये मतलब ऐतराज नहीं है कि आवर करंट चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ममता बनर्जी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। आज उनको पार्टी से बाहर क्यों जाना पड़ा? वो तो जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था, मेरे यूथ, मैं तो युवा में ज्वाइन किया था, तो मेरे यूथ प्रेसिडेंट थे शुभेंदु अधिकारी। उनको हटा के अभिषेक बनर्जी को बनाया गया था। उनको फिर ब्लैकमेल करके, ये करके, वो करके उनको फिर पार्टी से निकाला गया। आज जो बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं तापस रॉय, उन वो भी तो टीएमसी में थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको पार्टी से निकाला अभिषेक बनर्जी। और एक कैबिनेट मिनिस्टर निशित प्रामाणिक जो हमारे नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मैं और निशित एक साथ यूथ में थे, हम एक थाली में खाना खाते थे। मुझे पता है कि उसको कैसे पार्टी से निकाला गया। तो ये दर दिन ब दिन एक के बाद एक अभिषेक बनर्जी ने जिम्मेदारी लेके ये पार्टी को खत्म किया है। और ये पार्टी आज जिस हालत पे, इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो अभिषेक बनर्जी। और रहा आपका बात कि क्यों बाकियों को नहीं दिया गया, आज सुमित जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में जितने राइट विंग पार्टी हैं उनके खिलाफ जो देश का मैंडेट आ रहा है, इसमें एक चीज बहुत खुल के सामने आ रहा है कि देश बोल रहा है कि हम परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं। आप हर राइट विंग पार्टी को देख लीजिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी में एक ही हालत है कि अपने नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को आगे रखना है, और इसीलिए सारा पार्टी खत्म हो रहा है। तो ममता बनर्जी अभिषेक को पसंद करती थी, या अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे? किसकी चल रही थी? अगर आप मुझसे पूछेंगे, 2021 के बाद पार्टी ममता दीदी के कंट्रोल में नहीं थी। पार्टी से लेके पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, सारा चीज अभिषेक बनर्जी के हाथ में चला गया था। और क्योंकि ममता दीदी का अंधा सपोर्ट था उनके ऊपर, इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, या हमारे जैसे कार्यकर्ता हो, किसी की मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं थी या कोई जगह भी नहीं था। इतना कुछ आपने एलिगेशंस लगाए स्कैम को लेकर, गाय तस्करी, परीक्षा और तमाम चीजें। मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, ये तो फैक्ट है, नहीं नाम तो नहीं, उन्हीं का मेरा आ रहा सवाल है। सुन लीजिए, मेरा सवाल। हाँ। ये तमाम एलिगेशन तब लगे जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी बंगाल में अपने अपने पैर जमाना चाहती थी। उनको एक कहानी का विलन चाहिए था। उनको अभिषेक बनर्जी के तौर पर एक विलन दिखा। ऐसा आप ही लोग ब्रीफिंग में आके बोलते थे भी, इनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर ममता बनर्जी पर हमला किया जा रहा है। आज आपके सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। आपने पार्टी के भीतर क्यों नहीं बोला इस सब बातों को? मैं तो वही बोल रहा हूँ, पार्टी के भीतर बोलोगे तो पार्टी से हटा दिए जाओगे, और पार्टी के बाहर बोलोगे तो पुलिस केसेस लगवाए जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अभिषेक बनर्जी बड़ा लीडर है कि ममता बनर्जी? सुमित जी, कौन बड़े लीडर है? ऑब्वियसली ममता दीदी। ऑफ कोर्स, उनकी काबिलियत, उनका जो राजनीति का इतिहास है, उसको कोई मतलब उसको, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तो जब हम लोग भी आके बोलते थे, क्योंकि हम लोग उस पार्टी में थे, और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे मेरा वो राजधर्म था, मेरा पार्टी के लीडर को डिफेंड करना। बट ये ईडी और सीबीआई के रेड्स तो ममता बनर्जी के ऊपर कभी नहीं हुए। अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी ने कभी ममता बनर्जी को तो टारगेट नहीं किया, कल्याण बनर्जी को तो टारगेट नहीं किया। बाकी लोगों को टारगेट क्यों नहीं किया गया? एक व्यक्ति को क्यों टारगेट किया गया? आग, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगता है।
आग के बिना तो धुआं नहीं होगा। हम्म अब सवाल खड़ा होता है कि ईडी और सीबीआई के पास अगर तथ्य है या तथ्य थे तो उन्होंने एक्शंस क्यों नहीं लिए, सवाल इस पे आता है। हम्म बट नाम तो एक ही व्यक्ति का आता था, और हम क्या करें, हम किसको जाके बोले, पर हम दीदी को जाके बोलेंगे? रिजू दीदी तो क्या अभी ईमानदारी से बताइएगा, आज आप हाँ, टीएमसी से बाहर है, सस्पेंडेड है, क्या अभिषेक करप्ट है? बंगाल में आप आपके चैनल के किसी भी रिपोर्टर को कूच बिहार से लेके काकद्वीप तक कहीं पे भी पहुंचा दीजिए, और उनसे किसी भी बच्चे बच्चे को किसी गांव में पूछिए कि पूरा जगह का, पूरा बंगाल का पैसा किसके नाम पे उठता है, तो आपको एक ही नाम आएगा, अभिषेक बनर्जी। इतने लीडर्स है पार्टी में, जिला स्तर के लीडर है, विधायक है, सांसद है, आप पता कर लीजिए, नाम सिर्फ एक ही आता है, ममता बनर्जी। मेरा फिर वही सवाल, ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं आता है, तो क्यों नहीं अगर आता? अभिषेक बनर्जी करप्ट है तो ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा था जो साफ सुथरी मैं तो छवि मैं ये तो मैं महिला तो है? एक इंग्लिश में कहावत है सुमित जी, ब्लड इज थिकर देन वाटर। और आपका सही बात है। आप हाँ, आपका स्नेह में आपके आंखों पे ऐसी पट्टी लग गई कि आज भी देखिए ना, कल्याण बनर्जी जो सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी ममता दीदी के साथ खड़े होके बीजेपी के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, बंगाल में खड़े होके बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो भी आज बोल रहे हैं कि यार ऐसे नहीं चल सकता। इतनी बेइज्जती है कि कोई पार्टी नहीं कर सकता, अभी ममता दीदी को चुनना पड़ेगा। तो आपको लगता है कल्याण बनर्जी क्रॉस ओवर करेंगे? क्रॉसओवर करना नहीं करना, देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं भी कभी किसी पार्टी में जाता हूं, मैं ममता दीदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल पाऊंगा, नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि वो आपका तो वही रिस्पेक्ट सेम समझ में से आता है। वही सेम सिचुएशन इज फॉर कल्याण नहीं, पर आप बनर्जी। पार्टी तो चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, अगर कल्याण बनर्जी जी भी पार्टी चेंज करे या कुछ भी करे, वो भी जैसे, और एक उदाहरण देता हूं, सुष्मिता देव जी, हम्म कल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला, मैं ममता दीदी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। हम्म That is the same thing that applies to Kalyan Banerjee. It is the same thing that applies to Riju Datta also. क्योंकि हमें सच में उनके खिलाफ सिर्फ इतना आरोप छोड़ के कि आप अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्नेह में आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया और पार्टी खत्म हो गई, इसको छोड़ के हमारा तो और कुछ बोलने का नहीं है उनके खिलाफ। रिजू, अब आपसे लेके जिस दिन पहला आप आए सामने, आपने अभिषेक का नाम लिया, आईपैक का नाम लिया, सेम चीज ऋतुव्रत ने बोली, सेम चीज काकोली जी ने बोली, सेम चीज सुखेंदु दादा ने बोली, सेम चीज शताब्दी रॉय जी बोल रही है, सेम चीज अब आपने नाम लिया कल्याण कल्याण दा बनर्जी का, का। हाँ, ये सब लोग अभिषेक 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 बोल रहे हैं। सिंपल सा सवाल, क्या ममता बनर्जी अब उनकी आंखें खुलेंगी? क्या अब वो अभिषेक को दूर करेंगी अपने आप से? ममता दीदी की आंखें तो 4 मई को खुल जानी चाहिए थी, ममता दीदी की आंखें तो 4 मई को खुल जानी चाहिए थी। हम्म या ममता दीदी की आंखें 2026 इलेक्शन से पहले एक 2025 में एक घटना घटी थी, चलिए मैं आपको बताता हूं, जब दीदी और अभिषेक बनर्जी के अंदर में एक बड़ा सा बवाल हो गया, हम्म जहां पर अभिषेक बनर्जी अपना फोन स्विच ऑफ करके अपनी आंखें चेक कराने अमेरिका भाग गए। उस टाइम पे पूरा कमान दीदी ने अपने हाथों में ले लिया था, पार्टी बिल्कुल अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर दीदी ने उनको ले लिया पार्टी में, और फिर जो होना था वही हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि अगर 2025 में भी दीदी अगर अपने हाथ में कमान रखती तो आज 26 के ऐसे नतीजे नहीं होते। रिजू, पर 24 में टीएमसी को इतनी बड़ी जीत मिली लोकसभा में, टीएमसी और अलायंस को, आपको लगता नहीं है कि अगर अभिषेक के खिलाफ इतना गुस्सा था 19 से ही 21 से ही, तो वो रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट्स में? क्योंकि बीजेपी तो अपने हिसाब से चुनाव कथित तौर पे लड़वाती है, अपना चुनाव आयोग, अपना एसआईआर, फिर क्यों टीएमसी ने इनरोड्स बनाए? मैं आपको, हमारे बंगाल में टीएमसी के अंदर हम जो काम करते थे, तो हमारे में एक कहावत है, इस पार्टी में एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। और जब आईपैक पहली बार तृणमूल कांग्रेस में आया, तृणमूल के साथ उनका गठबंधन हुआ, तब प्रशांत किशोर के साथ मेरा एक बार मुलाकात हुआ और मैंने उनसे पूछा था कि आप जितवा दोगे? तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखिए, आईपैक 5 से 10% इधर उधर कर सकती है, बट बाकी 90% कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग जब प्रचार करने जाते थे, मैं तो सिर्फ टीवी के प्रवक्ता नहीं था, मैं ग्रास रूट का भी काम करता था और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। हम एक ही चीज कहते थे कि 294 सीट, 294 सीट्स में हमारा एक ही कैंडिडेट है, ममता बनर्जी।
तो जो भी सांसद जीते हैं जो अभी बागी हो रहे हैं, या जो भी विधायक जीते हैं जो अभी बागी हो रहे हैं, या जो भी रिजू दत्ता आज सुमित अवस्थी को इंटरव्यू दे रहे हैं, हम सब बने हैं ममता बनर्जी के वजह से, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उनके, अरे अभिषेक बनर्जी भी बना है या 3 बार का सांसद बना है, वो भी ममता बनर्जी के चेहरे के ऊपर। तो आज भी मैं ये कहता हूं कि आज भी जब तक दीदी खड़ी है तब तक तृणमूल है, बट दीदी को सिद्धांत लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर, सुमित जी एक चीज समझिए, अगर मेरे हाथ पे यहां पर कैंसर हो जाता है, डॉक्टर मुझे अगर कहती है कि आपको हाथ काट के फेंक देना पड़ेगा, अगर आप हाथ को नहीं काटोगे तो आप खुद मर जाओगे, तो सिद्धांत तो मुझे लेना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस के कैंसर बन चुके हैं, भले ही अभी लास्ट स्टेज में पहुंच गया, अभी पता नहीं इसके बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी बचेगा कि नहीं बचेगा, पर ये सिद्धांत दीदी को बहुत पहले लेना चाहिए था। अभी देखते हैं दीदी क्या करती है। क्या आपको लगता है अब जब वहां पर बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर आपके साथी लोग छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, पुराने जो टीएमसी के लोग हैं, क्या अभिषेक बनर्जी पर कानून का शिकंजा कसेगा? क्या वो जेल की चक्की काटेंगे? अभी आज के डेट पे उनका नाम ईडी और सीबीआई के केसेस में गाय तस्करी, कोयला तस्करी, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में है। सीआईडी का एक इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर चल रहा है, फर्जी साइन का। कॉरपोरेशन का उनके घर के ऊपर नोटिस है अवैध निर्माण का। और त्रिपुरा हाई कोर्ट से उनके खिलाफ आज मुझे पता चला एक समन जारी हुआ है कि त्रिपुरा इलेक्शन के टाइम उनके खिलाफ कुछ वायलेंस के ये है, कुछ वायलेंस के आरोप है, जहां पर अभी उनको त्रिपुरा जाना पड़ेगा हाजिरा देने के लिए। तो इस, ये जो पूरा चल रहा है, मुझे नहीं पता उनके लॉयर्स कौन है, उनका लीगल टीम क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1-2 बार जाना पड़ेगा। और मुझे अंदरूनी सूत्रों से यह भी पता चला है कि उन्होंने भी माइंड सेट कर लिया है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि उनके जो पॉलिटिकल करियर है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है, तो शायद जेल जाके थोड़ा पॉलिटिकल इक्विटी में फायदा मिले। अच्छा, मतलब वो खुद भी जेल जाना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा ही खबर मिला है कि अभी वो खुद जेल जाना चाहते हैं, ताकि अगर वो जेल चले गए तो शायद पॉलिटिकल इक्विटी में कुछ फायदा होगा, क्योंकि बाकी तो उनका पॉलिटिकल करियर करीब करीब खत्म ही हो चुका है। पर रिजू, एक और चीज, 2 दिन दिल्ली में रही ममता दीदी, कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात इंडिविजुअल लेवल पर, गले मिलना, फिर आप ही ने ट्वीट किया सबसे पहले कि मर्जर की बात चल रही है, मर्ज करके ही बचा सकती है पार्टी को। क्या यह संभव है? एक पूरी पार्टी जिसके पास बहुत बड़ा खजाना भी होगा, क्या वो मर्ज करना चाहेगी कांग्रेस के साथ? देखिए, अभी के डेट पे मैंने कुछ पढ़ाई की उस ट्वीट के बाद, और चुनाव आयोग का सेक्शन 29A कहता है कि अगर आपको पार्टी मर्ज करनी है तो आपको आपके पार्टी के सिर्फ सांसद विधायक नहीं, पार्टी के जो पोर्टफोलियो होल्डर्स, उनका भी 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो आज के डेट में दीदी के पास है नहीं। ना सांसद है, ना विधायक है, ना कार्यकर्ता, मतलब ना पोर्टफोलियो होल्डर। तो इस सिचुएशन में मर्जर तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के साथ एक गठबंधन हो सकता है, पर उस गठबंधन में भी सोनिया जी और राहुल जी कितना स्पेस देंगे दीदी और अभिषेक बनर्जी जी को, वो आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि कांग्रेस के जो बंगाल के कार्यकर्ता हैं या बंगाल के जो लीडर हैं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर बाकी भी, वो तो नहीं चाहेंगे ये हो। क्योंकि अगर आप एक चीज समझिए, अगर ममता बनर्जी जी के लेवल का कोई पॉलिटिशियन को कांग्रेस इंडक्ट करती है तो उनको ऐसा एक पोस्ट दिया जाएगा जो पोस्ट बंगाल के नेताओं से बहुत ऊपर का पोस्ट होगा, जो सुनाई दे रहा है कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो वहां पर अभी देखिए जो माहौल चल रहा है बंगाल में, अगले दिनों में ये बाइनरी होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और उसमें ममता जी का और अभिषेक जी का क्या रोल रहेगा ये समय बताएगा, पर मर्जर मुझे नहीं लगता होगा। शायद एक गठबंधन हो सकता है जहां पर तृणमूल कांग्रेस को ही कॉम्प्रोमाइज करके सर झुका के सोनिया जी के दया पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मर्जर किया तो लोगों भी चला जाएगा, क्योंकि समर्थन तो उनके साथ नहीं है, और उनके बैंक बैलेंस में जो आज के डेट में भी 1500-1600 करोड़ है वो भी ले जाएंगे दूसरे लोग। तो मर्जर तो शायद होगा नहीं, गठबंधन का कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए, 1500-1600 करोड़ रुपए हैं, ये इस सिग्नेटरी कौन है, ममता बनर्जी की अभिषेक बनर्जी? देखिए, ये जो मैंने डेटा है? दिया, इट इज पब्लिक नॉलेज। अच्छा। बिकॉज हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपना
वट एवर द पॉलिटिकल फंड इज और द पॉलिटिकल बैंक बैलेंस, वो बताना पड़ता है चुनाव आयोग को। राइट। तो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट निकाला था, उसी लिस्ट में आया था कि सबसे धनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस, और उसके बाद समाजवादी, इत्यादि इत्यादि। तो वो लिस्ट जो चुनाव आयोग ने निकाला था, वहीं पर दिखाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस का बैंक बैलेंस करीब करीब 1600 करोड़ दिखाया गया है। अब पार्टी फंड्स भी होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें भी होती है। बट आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस का ट्रेजरर है हमारे एक्स राज्यसभा एमपी सुभाषीष चक्रवर्ती। बट ऑब्वियसली हमारी पार्टी में एवरीथिंग इज ममता बनर्जी। आप अपने हमारी पार्टी मतलब मैंने मेरी पुरानी पार्टी। मैं वही बोल रहा हूँ, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? टीएमसी में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने तो मुझे 6 साल के लिए सस्पेंड किया। अब तो 6 महीना भी टिकी नहीं पार्टी, तो 6 साल आते आते रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं है। बट हम लोग पॉलिटिकल लड़के हैं, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार आज सस्पेंड होने के बाद भी हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो राजनीति करेंगे आगे चल के। कौन जॉब ऑफर देता है, कौन काम करने का मौका देता है, वो देखना पड़ेगा। बट देश के हित में, और देश तो बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, बंगाल और बंगालियों के हित में काम करना चाहते हैं, आगे देखते हैं कौन काम करने का मौका देता है। बशीरहाट पे बाय इलेक्शन होगा, क्या ममता बनर्जी लड़ेंगी लोकसभा का बाय इलेक्शन? देखिए, हम लोग का बात तो कोई सुनता नहीं था पार्टी में, बट अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मुझे लगता है ममता दीदी को लड़ना चाहिए। वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी सीट है, वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट्स हैं, करीब, अगर मेरी जानकारी सही है तो ऑलमोस्ट 80% माइनॉरिटी वोट है वहां पर। तो ममता दीदी का आज टीएमसी पार्टी का जो हालत है, वहां पर ममता दीदी का बंगाल में कुछ बचा नहीं है। ममता दीदी को दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने उनका एक ही इलेक्शन है, 2029 का इलेक्शन। पर रिजू, अगर वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी सीट है तो वहां भी तो एसआईआर हुआ होगा ना, वहां भी तो ममता बनर्जी के जितना लिए भी शुभेंदु अधिकारी पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे जितना थोड़ी भी जीत ऐसा, सकेंगे। आप एक चीज समझिए, अगर एक सीट में 80% मुस्लिम वोट्स हैं, अगर एसआईआर भी होगा, अगर और उससे 50% भी निकाल देंगे, तो बाकी जो भी रहेगा वो भी तो मुस्लिम वोट्स ही हैं। और अगर बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, तो इसका फायदा जो भी कैंडिडेट होगा उसी को मिलेगा। और मुझे लगता है ममता दीदी के पास अभी बंगाल में तो कुछ बचा नहीं है। उनके सामने 2029 का इलेक्शन सबसे बड़ा उनके लिए मतलब चुनौती है। तो उस जगह पे ममता दीदी को दिल्ली में रहना ही सबसे अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन होगा। एंड आई पर्सनली बिलीव ममता दीदी शुड कंटेस्ट फ्रॉम बशीरहाट बाई इलेक्शन। अब एक बात और बताइए, आपके पास काफी इंटरनल जानकारी होती है। कल जब अभिषेक मिले हैं राहुल गांधी से, एक बड़ी सी फाइल उनके पास थी, मोटी सी फाइल कहा गया, क्या लेके मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? अब वो अगर मुझे पता चल जाता तब तो अजीत डोभाल जी को मुझे ईडी का डायरेक्टर बना देना चाहिए, अगर वो भी मुझे पता चल जाता तो। देखिए, वो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट एज्यूम करिए। देखिए, अगर ममता दीदी जीत जाती और तृणमूल कांग्रेस जीत जाती, तो ये तो साफ बात है कि इंडिया गठबंधन में फिर ममता दीदी का ही डंका बजता और राहुल जी का फिर मतलब पाड़ा नीचे आ जाता। पर अब क्योंकि ममता दीदी जीती नहीं है और उनकी पार्टी ऐसे 1 महीने के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है, अब उन ममता दीदी ने सरेंडर किया सोनिया जी के सामने, अभिषेक बनर्जी ने सरेंडर किया राहुल गांधी जी के सामने। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी दोनों मिलके ममता दीदी को और अभिषेक बनर्जी को कितना इज्जत देते हैं, वो देखने वाली बात है। एक और इशू बता दीजिए, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से लीन टुवर्ड बीजेपी हो गए हैं, एम आई राइट? नो, आई एम नॉट लीनिंग टुवर्ड्स बीजेपी। अब मैं आपके चैनल पे, और आपके सिर्फ चैनल पे नहीं, हर नेशनल चैनल पे मैंने ये कहा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पे दिल्ली के बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता और बंगाल के बीजेपी के भी बहुत सीनियर लीडरशिप के साथ मेरा व्यक्तिगत तौर पे मेरा रिलेशन है। बट मैं आपको ओपनली ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ना मैंने उनको फोन करके बोला कि काम करने का मौका दीजिए या मेरे बारे में सोचिए, ना उन्होंने मुझे बोला है थोड़ा दिन रुक जाइए आपके बारे में देखते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही मैंने कांग्रेस को फोन किया, ना कांग्रेस ने मेरे को फोन किया। अगर बीजेपी ऑफर करती है आपको तो जाएंगे? सोचने वाली बात है। हम्म। कांग्रेस भी ऑफर करेगी तब भी सोचेंगे। मेरा मोटिव देखिए, मैं ओपन आपके चैनल में बोल रहा हूं, मैं जिस फैमिली से आता हूं, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरी मम्मी डॉक्टर है, मेरा छोटे भाई डॉक्टर है, मैं खुद इंजीनियर हूं। आई डिड माय बीटेक फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी एंड देन आई डिड माय मास्टर्स एंड माय पीएचडी फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। तो मैं तो तृणमूल कांग्रेस से तो मेरा घर नहीं चलता है, पहली बात ये, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
बाकी मेरे घर पे मेरी वाइफ भी रिलायंस में मैनेजमेंट में है। तो मैं पॉलिटिक एंड आई एम ना फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। मैंने राजनीति ज्वाइन किया था पहले मुझ इसलिए कि मुझे काम करना है लोगों के लिए, और काम करते 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 आज भी मेरे दिल में ये है कि बंगाल मेरी मातृभूमि है, मुझे मेरी मातृभूमि के लिए काम करना है, मेरे देश के लिए काम करना है, मेरी जनता के लिए काम करना है। और इस काम के लिए आप तभी जनता के लिए सार्वजनिक काम कर सकते हो अगर आप विधायक या संसद की गद्दी पे बैठे हो। नहीं तो सिर्फ मैं डायलॉग दे सकता हूं, काम नहीं कर सकता। यू हैव टू बी ऑन एन एग्जीक्यूटिव चेयर टू एग्जीक्यूटिव वर्क फॉर पीपल। तो तृणमूल कांग्रेस से वो मौका तो कभी मिला नहीं। आने वाले दिन में अगर कोई मौका देता है तो जनता के हित में काम करेंगे। एक और ओपिनियन लेना चाहूंगा, पर फ्रैंकली बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। मीनाक्षी नटराजन की सीट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, उसमें बीजेपी के रुख पर आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी सत्ता पक्ष है, एक चीज समझना पड़ेगा। हम भी सत्ता पक्ष में रहे हैं बंगाल में 15 साल, और हर सत्ता पक्ष की पार्टी का एक ही बात होता है कि हमें जीतना है, साम दाम दंड भेद। और जो पार्टी विपक्ष की पार्टियां होती है वो भी इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता। और उनका भी मोटो यही होता है, साम दाम और दंड भेद। और बीजेपी के पास तो कोई ठेका नहीं है कि हमें कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा भेजना है। बीजेपी के पास ठेका नहीं है कि तृणमूल के सांसदों को हमको बचा के रखना है या सांसदों को जितवाना है। तो बीजेपी सत्ता पक्ष की पार्टी में उनको जो सही लगता है वो करेंगे, और विपक्ष को अपना दम लगा के जीत को छीनना पड़ेगा। कांग्रेस के पास 4 या 5 एमएलए एक्स्ट्रा थे, उसका कैंडिडेट नॉमिनेशन की वजह से रह जाता है। बीजेपी जिसके पास 9 या 10 कैंडिडेट कम थे, एमपी एमएलए कम थे, वो जीत जाता है अपने 2 के अलावा। आप इसको जायज ठहरा रहे हैं? आप साम दाम दंड भेद में इसको आप जायज सुमित जी, नैतिक है क्या नैतिक है? मैं आपको सुमित जी ओपनली बोल रहा हूं। अभी आप रुक जाइए ना, झारखंड में भी बहुत खेला बाकी है। बट मैं आपको ओपनली एक बात बता रहा हूं। जब बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स को स्टडी करता हूं। जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता था तब लोहिया मूवमेंट के बारे में मैंने पढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ा, ममता जी के बारे में मैंने पढ़ा। तो हर किसी का एक आइडियोलॉजी था, या लेफ्ट का भी अपना एक आइडियोलॉजी। बट अभी देश की राजनीति में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है। कोई भी ज्यादा दिन राजनीति में मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी ज्यादा दिन राजनीति में मेरा दोस्त नहीं है। और सत्ता में बने रहने के लिए जो करना है वो करो। ये नैतिकता की बात, ये जो हम लोग कहते हैं आइडियोलॉजी, ये सब अभी किताबी बातें हैं सुमित जी। देखिए, मैं आने वाले दिन में किसी और पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। अभी मेरे हाथ में कोई पार्टी की बेड़ियां नहीं है, इसलिए खुल के बात कर रहा हूं। ये नैतिकता, आइडियोलॉजी एंड ये जो लॉयल्टी, ये सब बातें अभी डिक्शनरी में ही है। ये सब, और ये सब उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है जो ये बातें समझती है। आप नैतिकता की बात किससे करने जाओगे? अगला समझेगा तब ना उसको समझाओगे। यहां पर कुछ नहीं होता है। यहां पर हमको राज्यसभा में जाना है नंबर बढ़ाने, हमको लोकसभा में जीतना है नंबर बढ़ाने, हमको विधानसभा में जीतना है। इसके बाहर पॉलिटिक्स इज नाउ अबाउट विनेबिलिटी। और आपके मीडिया पे मैं जस्ट खत्म कर लूं सुमित जी। पॉलिटिक्स इन बंगाल एंड इन इंडिया राइट नाउ इज ओनली एंड ओनली अबाउट विनेबिलिटी। और आपके मीडिया के लिए इट इज ओनली अबाउट ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन, इसके बाहर कुछ नहीं है। बट मोरालिटी भी तो होनी चाहिए पब्लिक लाइफ में। आपको एक परसेप्शन बनाना चाहिए कि हम अकोमोडेटिव हैं, हम हार को भी स्वीकार कर सकते हैं। ये तो छीन लिया गया। आपने मध्य प्रदेश में जो किया, मैं वो तो आपको एक इल्जाम चीज लग रहा है कि छीन लिया बीजेपी ने। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक भारी विपक्ष होना बहुत जरूरी है। ये चीज हम सब बोलते हैं, सब मानते हैं, और होना भी चाहिए। बट ये भी तो सच्चाई है आज की देश की राजनीति के लिए कि जो सत्ता पक्ष में बैठा है उनका थोड़ी ठेका है विपक्ष को जिताने का। जीतना तो जीत छीन के लेनी पड़ेगी आपको। आपको जीत छीन के लेनी पड़ेगी, जैसे ममता दीदी ने छीन ली थी लेफ्ट से। अकेली एक औरत रोज सुबह घर से निकलती थी, मार खाती थी, घर पे आ जाती थी, फिर अगले दिन सुबह निकलती थी मार खाने के लिए। तो छीनना पड़ेगा आज की डेट में। कोई आपको जगह स्पेस नहीं देगा सुमित जी। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मीडिया में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये सब किताबी बातें हैं अभी। क्या राहुल गांधी छीन पाएंगे?
क्या वो लीडर बन पाएंगे पूरा अपोजिशन के? जिस तरीके से ममता बनर्जी उनके पास है, शरद पवार उनके लिए बोल चुके हैं, आपको लगता है वो है मैं सिर्फ दम उनमें? मैं राहुल गांधी जी के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि वो बंदा अभी भी खड़ा है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भविष्य बताएगा, बट वो बंदा कम से कम खड़ा है। उनके ऊपर भी कम अत्याचार नहीं हुआ, बट वो बंदा टिक के खड़ा है, विपक्ष में खड़ा है, मुकाबला कर रहा है। बाकी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जंग की मैदान छोड़ के भाग गए थे, जिनको नेता बनने का शौक है। बट शौक एक चीज होता है और डट के खड़ा रहना भी एक चीज होता है। राहुल गांधी कम से कम खड़ा है। आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता। और मैं एक चीज भविष्यवाणी आपके शो पे करना चाहता हूं, जितना मुझे राजनीति का नॉलेज है, जितना भी थोड़ा बहुत है। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री टिकट पे है, इलेक्शन में, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में जब तक मोदी जी टिकट पे है, आज मोदी जी का पूरे इंडिया में जो वर्चस्व है, मैं ये वर्ड जबरदस्ती यूज कर रहा हूं, जो वर्चस्व है, उनको हराना नामुमकिन है। अगर वो खुद नहीं हट जाते तो उनको हराना नामुमकिन सा बात है। और बहुत लोग ये आशा लगा के रखे हैं कि विपक्ष मजबूत होगा, 29 में परिवर्तन होगा। ये 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 बहुत मुश्किल काम है। Impossible, there is no word called impossible, everything is possible, but defeating Mr. Modi in 2029 is next to impossible. चलिए, इसी नोट पर आपसे फिर अगले हफ्ते मिलूंगा मैं। आप बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रिजू। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग।